नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969065308608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और इन करंट अफेयर्स में थोड़ा सा ये लेक्चर आज का लेंदी रहेगा। सब लोग इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिएगा सो दैट आपका कोई भी टॉपिक कोई भी मिस ना हो। ठीक है, ये सब बनाने में जो है आपको पूरा एकदम पता होना चाहिए जो जो यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। सबसे पहला, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंडिया और उनके नेबरहुड के बारे में। इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, क्लाइमेट ट्रीटी, टेक्नोटेक्स या हॉर्टिकल्चर कल्चरल डेवलपमेंट। मैं वन बाय लाइन आपको यहाँ पर समझाऊंगी। जितना भी आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो सारी चीजें लाइन बाय लाइन आपको समझ में आएंगी। ठीक है, मैं पूरा आपको टाइम लेके लाइन बाय लाइन समझाने वाली हूँ। सो आप लोग सब इसको जो है ध्यान से नोट भी करते रहिएगा। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का मेन टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वुआन वैंग 5। वुआन वैंग 5 जो है ये चाइना की एक जो है वो सर्वेलेंस वेसल, सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है, निगरानी रखने वाली एक पोत है जो कि कहाँ पर आई है, इंडियन ओशन में यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि क्या शिप है, ये स्पाई शिप है। ये स्पाई, नजर रखने वाली, निगरानी करने वाली एक शिप है जो कि कहाँ पे एंटर हुई है, जो कि अभी रिसेंटली ही यहाँ पर एंटर, जो इंडियन ओशन का रीजन है वहां पे एंटर हुई है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेसल है ये अब इसको यहाँ पर जो है ये कुछ ना कुछ तो इसका यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो सकता है ना। समझिए इसको। युआन बैंक 5 जो है वो इंडियन ओशन रीजन में सुंडा स्ट्रेट, इंडोनेशिया के जो पास है वहां से निकल के आ गई है। पहले भी इसको लास्ट मंथ देखा गया है। और ये जो वेसल है इसमें ऐसा नहीं कि पहली बार आई है, चाइना की प्रेजेंस जो है वो इंडियन ओशन में 2008 से देखने को मिल रही है। जिसमें हम क्या कह रहे हैं, ये जो है वो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो है, यहाँ पर डकैती विरोधी अभियान जो है वो चल रहे हैं। और उसी के तहत यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो है वो चाइना यहाँ पर प्लेस करता जा रहा है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो युआन बैंक 5 है ये हम्बन टोटा पहुंचने वाली है। ऐसी बीच में पहली खबरें भी आई थी कि जो हम्बन टोटा पोर्ट है, श्रीलंका का जो पोर्ट है, ये हो सकता है युआन बैंक 5 वहां तक भी पहुंच जाए। तो काफी ज्यादा इसकी था कि भाई अब जो इंडिया है ना वो बहुत ज्यादा नजर रख रहा है इस पूरी पोत के ऊपर। चाइना का जिबूती, जिबूती कहाँ पर है, अफ्रीका के बिल्कुल पास, इजिप्ट सुना है ना सबने, वहां पर। वहां पर भी इनका बेस है, इंडिया का भी बेस है वैसे वहां पर। और ये जो है अपना श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, जो यहाँ पर इनके बेस बने हुए हैं ना चाइना के, ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चाइना का जो बेस बना हुआ है श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका में हम्बन टोटा, म्यांमार पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, सुना है ना इसके बारे में। तो यहाँ पर भी काफी सारे चाइना यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है। अब बेसिक बात है कि इंडिया को प्रॉब्लम क्या है इस चीज से, इंडिया का कंसर्न क्या है। इंडिया का कंसर्न जो है ये, क्योंकि अब हमें क्या हो रहा है कि हमें दिख रहा है कि चाइना यूज कर रहा है, तो अब हमें अपने नेवी प्रोग्राम्स को भी और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। जब हमें दिख रहा है कि भाई इंडिया, जो चाइना है ना वो अपनी नेवी को इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी मिसाइल फोर्स को, स्पेस प्रोग्राम को भी यूज कर रहा है, नेवी को यूज कर रहा है ताकि वो नजर रख सके सबके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर वो जो है इंडियन वाटर्स के पास नजर रखने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है इनकी जो भी जो शिप है उसकी जो युआन वैंग है, वो 750 किलोमीटर तक, मतलब हमारे चाइना का, तमिलनाडु का, सॉरी केरल का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को चाइना के रडार में अंडर कर देगा, है ना। चाइना ने यहाँ पर एक और चीज बनाने की कोशिश करी है जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र, जहां पे भारत के 60% ट्रांसशिपमेंट कार्गो होते हैं।
और इससे भारत को खतरा हो सकता है। तो इसी तरीके से जो है चाइना अब यहाँ पर ये सब काम कर रहा है, जिससे अब इफेक्ट किसको पड़ेगा, डायरेक्ट इंडिया की नेवी को पड़ने वाला है। तो ये एक एक तरीके से ना एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो देखने को मिली है। और ये भी तभी हुआ है जब 15 से 16 दिसंबर जो है, 15-16 दिसंबर के आसपास हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने भी यहाँ पर 15-16 दिसंबर को एक मिसाइल टेस्ट की प्लानिंग करी है। 15-16 तारीख को ही यहाँ पर मिसाइल टेस्ट प्लानिंग को देखा गया है। वो अग्नि 5 वाली है ना जो, वो उसको इसी का जो है अग्नि 5 का टेस्ट होने वाला है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली शायद अग्नि 5 का टेस्ट होने वाला है। तो उसी के चलते ये सब चीजें देखी जा रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा नेवी की चीफ का ऐसा कहना है, जो एडमिरल है उनका ऐसा कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत सारे वेसल्स को ऐसे पहले भी देखा गया है शक की निगाहों से। साथ ही साथ इंडिया को इस बात का भी शक है वहां पर कि जो कोलंबो पोर्ट है, जो कि पहले मतलब श्रीलंका के पास हुआ करता था, अब यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अब जैसे कोलंबो पोर्ट में हमें चाइनीज एक्टिविटी देखने को मिली है, ऐसी हम्बनटोटा पोर्ट में भी देखने को मिल सकती है शायद। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया ने जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है पब्लिक गुडविल ली है, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमने काफी मदद करी है। श्रीलंका की हमने, अभी श्रीलंका में क्राइसिस आया था, श्रीलंका की काफी मदद करी है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया को जो है काफी पहचान मिली है पूरे ग्लोबल लेवल पर, सद्भावना प्राप्त हुई है। लेकिन श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, जो डिसीजन है यहाँ पर, वो अभी भी चीनी ही पकड़ में बंधाए हुए हैं। यही कारण है कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, बताया हुआ है मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में, ये क्या है यहाँ पर। तो ये जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पर अभी भी चल रही हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना। इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा देने में, ठीक है, ऋणदाता के रूप में हमेशा उभर के आया है, लेकिन फिर भी चाइना का जो अभी आर्थिक शक्ति है वो यहाँ पर मैच इंडिया नहीं कर पाया है। इंडिया जो है वो यहाँ पर जो है लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री, पढ़ो यहाँ पर, समान विचारधारा वाले जो देश हैं उनके साथ साझेदारी कर भी चुका है। लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जो है ऑलरेडी पार्टिसिपेट भी कर चुका है। ये सब किया है इंडिया ने। बट फिर भी यहाँ पर इंडिया को काउंटर, जो चाइना के काउंटर को करने के लिए बहुत से लोगों की और जरूरत पड़ेगी। इंडिया यहाँ पर क्वाड में भी आगे जा रहा है। इंडिया जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है क्वाड के साथ, सब जानते हैं ना क्वाड को। इंडिया जो है वो आज भी क्वाड, क्वाड में कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्वाड के साथ और ज्यादा भागीदारी इंडियन ओशन के रीजन में करने की जरूरत है इंडिया को। ये सब चीजें आगे के लिए इंडिया में काम आने वाली है, कि ये सब चीजें करने की जरूरत है। तो रिसेंटली अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनेगा, इस पूरे टॉपिक से पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये युआन वैंग 5 जो है, ये युआन वैंग 5 का के ऊपर बनेगा कि ये युआन वैंग 5 कहाँ की है और ये किस तरीके की वेसल है, कहाँ पे देखी गई है। ठीक है, और हो सकता है जो आपका मेंस का एग्जाम हो, मेंस के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है, या का जो चाइना का प्रभाव है, या चाइना का जो नजर रखी जा रही है चाइना की इस पूरे रीजन में, वो क्या है, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, या इस इंडिया उसको काउंटर करने के लिए क्या कर सकता है, या इंडिया की आपकी हो सकता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाए कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है, या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या काम कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार के सवाल आपके इस पूरे आर्टिकल से बन सकते हैं। आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया ना सबको, युआन वैंग 5 पूछा जा सकता है, या फिर चाइना का इन्फ्लुएंस वगैरह पूछा जा सकता है, या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें आप अपना पूरा इसको तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपने जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे इसको लिख लीजिए कि ये एक रिसेंटली न्यूज यहाँ पर देखी गई है। चलिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सेकेंड आर्टिकल है हमारा, यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं, ये वाला यहाँ पर, ये देखो मैप में, मैंने यहाँ पर मैप भी बनाया, इंक्लूड किया है। यहाँ पे क्या है, श्रीलंका में हो गया। यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है ना, चाइना इस रीजन से होते हुए यहाँ पर ये ऐसे अपनी एक पॉलिसी बना रहा है, ये वाला। यहाँ पे है चाइना का ग्वादर पोर्ट, और यहाँ पे है काशगार। लेकिन चाइना ने क्या किया, इसका रास्ता निकाला है यहाँ से, देखो इंडिया में से। इंडिया में जो पीओके का रीजन है, पीओके का रीजन जहाँ पे हमारा गिलगिट और बाल्टिस्तान का रीजन आपको देखने को मिलता है। लेकिन चाइना क्या कहता है, ये तो हमारा मतलब पाकिस्तान का ही है।
तो क्या है ना कि ये रीजन की वजह से जा रहा है। और इस पूरे इनिशिएटिव में जो ये चाइना यहाँ पे रोड बनाना चाह रहा है, जिसे हम सी पैक कहते हैं, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो रीजन में है ना, ये पूरा इनिशिएटिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें इंडिया भागीदार नहीं है, ना ही भूटान भागीदार है। तो इंडिया यहाँ, जो चाइना है वो यहाँ से रास्ता नहीं निकाल सकता है इस पूरे चीज के लिए, क्योंकि ये पूरा इंडिया का रास्ता ही नहीं है। ये एक उस इनिशिएटिव में इंडिया पार्टिसिपेंट ही नहीं है। समझ गए बात को? ये समझ क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चीज ये आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद ये वाला भी देखिए, इंडिया को जो है यहाँ पर वो अपनी जो ये पॉलिसीज हैं, बिम्स्टेक, सार्क, ये सब में आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, आसियान हो गया, आसियान पे भी इंडिया वैसे फोकस करता ही है। साथ ही साथ तो इंडिया जो है वो यहाँ पर प्रो चाइनीज राजपक्सा गवर्नमेंट जो है, अभी जो राजपक्सा गवर्नमेंट है उसको हटाने का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी राजपक्सा गवर्नमेंट हट गई है चाइना श्रीलंका से। तो ये वहां पर हटना चाहिए। और जो हमारे खुद के यहाँ पर प्रोजेक्ट है जो हम वहां पे बनाना चाहते हैं, जैसे कि कनकेश सुथराई प्रोजेक्ट यहाँ पर, और उसको पूरा टाइम पे भी करना चाहिए इंडिया के। पता है बहुत जगह पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि हमने वादे तो बहुत सारे कर रखे हैं, हम कि हम ऐसे करेंगे, ये वादा वो वादा, लेकिन उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो वादों को कमिटमेंट करना, उनको कंप्लीट करना टाइमली, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे भारत के लिए। ठीक है। और इंडिया को, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को काउंटर करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अपने पास तैयार रखना चाहिए, किसी ना किसी आइलैंड के साथ, जैसे रीयूनियन आइलैंड जिबूती के साथ, सिंगापुर, दक्कम एयरपोर्ट ऑफ द ओमान, चांगी एयरपोर्ट ऑफ द सिंगापुर, सेशल्स हो गया, सेशल्स में एजम्पशन आइलैंड्स, ऐसे जितने भी चीजें हैं उनके साथ ऑलरेडी हमेशा ही यहाँ पर अपना कंटिन्यू रखना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। इन सब चीजों को इंडिया को कभी भी जो है स्टॉप नहीं करना चाहिए, चाहे रीयूनियन आइलैंड हो चाहे जिबूती हो, क्योंकि ये सब इंडिया के बिल्कुल पास पड़ते हैं और इनके साथ इंडिया के रिलेशंस हैं भी अच्छे। तो इनको रोकना नहीं चाहिए, इनके साथ रिलेशन को फ्लरिश और करना चाहिए। क्लियर हुआ पूरा आर्टिकल सबको यहाँ तक? ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया और सेंट्रल एशिया, पहले तो ये बात करते हैं हम कि सेंट्रल एशिया में कौन सी 5 कंट्रीज आती हैं। सेंट्रल एशिया में वो 5 कंट्रीज आती है जिनके पीछे लगता है TAN। कौन सी कंट्रीज हो गई वो? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान 2 बार हो गया इधर, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, हो गई 5 कंट्रीज। और इसमें से सबसे बड़ी कंट्री है कजाकिस्तान, जो कि सबसे बड़ी भी है। और इंडिया के बाद अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो कजाकिस्तान ही है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी रिसेंटली ही यहाँ पर जो हमारे NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन है वो? अजीत डोवल। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने ये कहा है कि हमें टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान में खत्म करनी। ठीक है, जो ईरान का रास्ता यूज करके यहाँ पर आते हैं और टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, आतंकवाद में वित्त पोषण करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उसको हमें यहाँ पर खत्म करना होगा, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। उनको अगर वेपन्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तो गलत है ना यही चीज। तो हमें इसको क्या करना होगा? हमें आतंकवाद और आतंकवादी, इन दोनों को कहाँ से खत्म करना होगा? अफगानिस्तान से, जो कि ईरान के रास्ते वहां पे पहुंचते हैं। अभी जो जनवरी में सेंट्रल एशिया और इंडिया का समिट हुआ था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बाकी सारे लोग यहाँ पर मिले थे, ताकि हम इंडिया का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, विस्तारित पड़ोसी, क्योंकि क्या है ना कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारी तो बाउंड्री लगती नहीं है कोई, हमारी इनके साथ कोई डायरेक्ट बाउंड्री तो है नहीं। हाँ, POK के बाद से आगे लगती है, पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। तो हमें क्या है, ये हम इनको एक्सटेंडेड नेबर कह सकते हैं ना, अपना विस्तारित पड़ोस के बारे में हम इसको कह सकते हैं। तो इनके साथ हमें अगर रिलेशंस अच्छे करने हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें जो है इनके साथ ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है रिश्ते, आज भी अच्छे हैं हमारे इनके साथ रिश्ते, पर और बेहतर करने होंगे इनके साथ रिश्ते। ठीक है, हम इनके साथ डिफेंस एक्सरसाइजेस भी करते हैं वैसे। ये पांचों की पांचों कंट्री एक समय में पहले क्या हुआ करती थी, ये USSR का पार्ट हुआ करती थी। आपको पता है ना, USSR का पार्ट जो है वो टोटल 15 कंट्रीज थी, जिसमें रशिया भी थी। ठीक है, तो रशिया और 14 कंट्रीज थी, तो उसमें से 5 ये भी थी, जिसमें से 5 कंट्रीज जो है वो डबली लैंडलॉक्ड है। डबली लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? वो खुद तो लैंडलॉक्ड है ही, उनके आसपास के जो और कंट्रीज है वो भी लैंडलॉक्ड है।
वो भी आज पर पूरे जो है वो स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है, उनके आसपास पूरा लैंड है, उनके पास सी का एक्सेस नहीं है। जैसे अपने इंडिया के साउथ की मैं बात करूं, ठीक है, ये इंडिया का साउथ रीजन है इंडिया का, तो यहाँ पर पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। तो इंडिया तो साउथ लैंडलॉक्ड नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास तो 7,516.6 किलोमीटर की इतनी बड़ी नेवी की या फिर पानी की लाइन है। तो इंडिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। लेकिन ये पांचों कंट्री लैंडलॉक्ड है, प्लस इनके आसपास की जो और कंट्रीज है वो भी लैंडलॉक्ड है। तो क्या होता है ना, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये किसी और कंट्री के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, ताकि इनको सी का एक्सेस मिल सके, ताकि इनको समुद्र क्षेत्रों को जो है उनकी नितांत आवश्यकता है, उनकी हमेशा जरूरत है यहाँ पर, है ना, उनको शामिल करने की जरूरत है। प्लस खास बात क्या है कि इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ पे इतना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये पांचों कंट्री के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा है। कौन से नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज हैं? यूरेनियम। सबसे ज्यादा क्या है? यूरेनियम। जिससे इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ पर और बढ़ जाता है। यूरेनियम, ऑयल, गैस, ये सब मिलने की वजह से ऐसे अनएक्सप्लोर्ड है जिनको अभी तक खोजा ही नहीं गया है। ठीक है, ये ऐसे हैं जहां पर इनको अन्वेषित खजिने हैं, खनिज हैं, जिनको अभी तक खोजा ही नहीं गया है ना। और यहाँ पर ये पांचों की पांचों जो है अब 1991 के बाद जाके आजाद हुई हैं, है ना, यूएसएसआर से अलग हुई हैं, और 25 साल हो गए इनको अलग हुए हैं। तो अभी ये है कि 25 सालों से शांति भी है यहाँ पर। लेकिन ये है कि यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिजाब उल तहरीर, हरकत उल जिहाद, ठीक है, बांग सेना, बांग सेना तो खैर बांग्लादेश का है, सॉरी, फरगना वैली, ठीक है, ये सब यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं उज्बेकिस्तान में। और इन्हीं की वजह से जो है वो डिस्टरबेंस भी देखने को मिली है। और उसके बाद तालिबान जब यहाँ पर आया है अफगानिस्तान में, तो भी ये तालिबानी का जो एक प्रारूप है वो जो है इन कंट्रीज में देखने को मिला है। लेकिन आज के इन टाइम पे बात करूं तो मैं ये पांचों की पांचों जो कंट्रीज हैं, ये अच्छे पैमाने पर जो है धर्मनिरपेक्ष हैं और यहाँ पर उदारवादी भी है। लेकिन ये आज भी इस जगह पे कट्टरवाद होना, ठीक है, धर्म धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा अतिवाद होना, आतंकवाद होना, ये प्रॉब्लम आज भी यहाँ पर देखने को मिले। चाहे हम कितना भी कह रहे हैं ये धर्मनिरपेक्ष हैं, पर ये आज जो ये रिलीजियस और कट्टरवादी होना, ये सब चीजें जो है ये इनमें आज भी देखने को मिलती हैं। सेंट्रल एशिया जो है पूरा यहाँ पर, इनको बहुत ज्यादा अभी जो है वो अफगानिस्तान, क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तीनों जो है गोल्डन क्रिसेंट के क्षेत्र में आने वाले हैं। और ये गोल्डन क्रिसेंट के क्षेत्र में आने वाले सारे के सारे ये सेंट्रल एशिया के रीजन में ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट करते ही करते हैं, है ना। और सेंट्रल एशिया जो है यहाँ पर, वो अभी इस पूरे में सिक्योरिटी बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, वही है मेन बातें, यही बता रही हूँ आपको कि आज सेंट्रल एशिया क्या क्या चीजें फेस कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो रिलेशन है, इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशन आज के समय में जो है वो बहुत पुराने से चलते आ रहे हैं, हिस्ट्री की टाइज है हमारे। आपको पता है ना, सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म यहाँ पे स्प्रेड हुआ। आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, आर्यंस जो भारत में आए थे वो भी कहाँ से एंटर किए थे? वो भी सेंट्रल एशिया से एंटर किए थे, है ना। और यहाँ पर सिल्क रोड के थ्रू जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म भी इंडिया में यहीं से आता है। हमारी बॉलीवुड मूवीज और सॉन्ग वहाँ पे बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है इंडिया की वहाँ पर, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और ये रीजन कंसिडर किया जाता है इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड। और ये बिल्कुल इंडिया के पास ही में ही लोकेटेड है, बस वो है कि हम प्रॉपर बाउंड्री इनके साथ शेयर नहीं करते, पर ये हमारे साथ काफी ज्यादा मतलब एक जुड़ा हुआ है यहाँ पर। जियो पॉलिटिकली बात करें अगर हम, तो ये रीजन हमारे लिए, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को यहाँ पर कम कर सकें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि जब तालिबान ने यहाँ पर टेक ओवर किया तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पर संभल के रहना है। और कोशिश करनी है कि यहाँ पर हम जो हमारे भारत के अंदर जो हमारी एनर्जी डेफिसिट है, जो हमारे पास ऊर्जा की कमी है, हमारे पास सोलर एनर्जी भरपूर है, हमारे पास सोलर एनर्जी भरपूर है, लेकिन हमारे पास यूरेनियम नहीं है, हमारे पास लिथियम नहीं है। तो हमें यूरेनियम, लिथियम, इन तरीके की जो चीजें हैं जो हमारी आज की जरूरत है, ठीक है, ये सारी जो चीजें होंगी, इनको हम यहाँ पर एनर्जी डेफिसिट होने की वजह से उनको हम यहाँ पर ये कोशिश कर सकते हैं कि उनमें हम एनर्जी, अगर हम चाहें तो वहां पर उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो कि न्यूक्लियर एनर्जीज में यूज किया जाता है, कौन सा? यूरेनियम, इन जैसों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट।
साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना की होने की वजह से इंडिया को एक और यहाँ पर मिल जाएगा कि हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं है हमारे पास, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया। डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना। मिनिमल कनेक्टिविटी नहीं है हमारी। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि इनके साथ हम बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि हमारी इनके साथ कनेक्टिविटी नहीं है, हमारी इनके साथ निकटता नहीं है। लेकिन निकटता किसकी है यहाँ पर? रशिया और चाइना की। इसलिए रशिया और चाइना यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में इनके साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ये सारी चीजें। देन इसके बाद अब चैलेंजेस और क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिया की कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, और अफगानिस्तान ने भी टेक ओवर कर लिया है, तो इंडिया को जो भी अब अपनी पॉलिसीज बनानी है, इंडिया को जो भी यहाँ पर अपना काम करना है, उसके लिए इंडिया को बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी होंगी। चाइना जो है वो यहाँ पर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी चीजों से जो है वो क्या कर रहा है, इंडिया के लिए स्पेस कम कर रहा है, क्योंकि क्या होगा ना कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना की वहां पर ट्रेड होना शुरू होगा। चाइना यहाँ पर कह रहा है ना कि मैं पूरे वन बेल्ट बनाऊंगा और मैं एक ही बेल्ट में ट्रेड करने वाले। चाइना का जो एक बेल्ट बनेगा उसमें चाइना का इकोनॉमिक ट्रेड होगा, तो उससे क्या होगा कि इंडिया के लिए रास्ता कम हो जाएगा। तो ये एक चाइना का जो इनिशिएटिव है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे करने वाला है। ठीक है। यूएसएसआर था, रशिया इससे अलग हुआ है। तो रशिया आज भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, रशिया आज भी इनके ऊपर कंट्रोल करता है। लेकिन वही है कि रशिया यहाँ पर जो है वो यूरोपियन यूनियन को थोड़ा सा बढ़ा रहा है ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। यूएसए सैंक्शंस लगा रहा है ईरान के ऊपर। ठीक है, ताकि लेकिन उससे क्या हो रहा है कि हमारा चाबहार पोर्ट प्रॉपरली बन नहीं पा रहा है, चाबहार पोर्ट रुक गया ना। चाबहार पोर्ट अगर बन जाता है ना, तो हमारा यूरोपियन यूनियन और हमारा सेंट्रल एशिया, इन दोनों रास्तों पे हमारा जाना बहुत आसान हो जाएगा। हमारा जो कनेक्टिविटी है ना वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना। ये देखो मैप में, देखो इसके अंदर, यहाँ पर इंडिया है ना। इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडिया यहाँ पर ये रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा है। इस रास्ते से हम कनेक्ट करके ईरान के अंदर हम चाबहार पोर्ट बनवाएंगे, तो क्या होगा कि हम यहाँ पे भी पूरा एक्सेस ले सकते हैं और यहाँ पे भी एक्सेस ले सकते हैं। ये है पांचों कंट्री जो मैं बता रही थी, सारी सेंट्रल एशिया। ये है सेंट्रल एशिया। ठीक है, 5 कंट्रीज हैं इसके अंदर। ये पांचों कंट्रीज में एक्सेस मिल जाता है ये। ठीक है ना। ये सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं हमारी, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज अगर पे एक्सेस मिल जाता है तो बहुत फायदा रहेगा। आप देखो यहाँ पर हमारे इनके साथ तजाकिस्तान के साथ कोई डायरेक्ट बाउंड्री नहीं होती है, पाकिस्तान की और पीओके के रीजन में बाउंड्री लगती है यहाँ पर। तो इसलिए हम चाबार पोर्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं रेड सी से होते हुए, ताकि हम यूरोपियन की मार्केट और हम सेंट्रल एशिया की मार्केट दोनों को कैप्चर कर सकें। क्लियर हुआ सबको ये वाली चीजें? राइट। तो यही था इसके अंदर। और हम किसको इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इंडिया क्या कर सकता है इसके लिए? इंडिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में। लेकिन पीपल टू पीपल एड इंडिया कोशिश भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनवा रहा है। इंडिया इनके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करता है, जैसे कि काजिंद। काजिंद एक्सरसाइज किसके साथ है? कजाकिस्तान एंड इंडिया। खंजर, खंजर एक्सरसाइज करते हैं, डस्ट लिक एक्सरसाइज करते हैं उज्बेकिस्तान में। अभी रिसेंटली एससीओ का समिट हुआ है, वहां पे भी इंडिया गया था, वहां पर समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो एससीओ के साथ अगर हम और बढ़ावा दें, एससीओ एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव बन सकता है जहाँ पे रशिया और चाइना के साथ मिलके इंडिया भी यहाँ पर अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक नया नेटवर्क ऑयल एंड गैस के लिए, यूरेनियम के लिए यहाँ पर डेवलप कर सकता है। साथ ही साथ इंडिया को ये भी बहुत जरूरत है, जो इंडिया भी कोशिश कर रहा है, वो है टेररिस्ट ग्रुप्स को कंट्रोल करने की। ये तालिबान के बढ़ने की वजह से, तालिबान को आगे आने की वजह से बहुत ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप को यहाँ पर फायदा मिलने की कोशिश में है, तो ये हमें रोकने की जरूरत है। राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये था आपका पूरा आर्टिकल। इससे आपका क्या क्वेश्चन बनेगा मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देती हूँ। आपके इस पूरे आर्टिकल से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो यही है कि सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं हमारे। तो जो मैंने इसके अंदर यहाँ पर आर्टिकल्स में पॉइंट्स लिखे हैं ना, सेम पॉइंट्स आपको यूज करने हैं अपने आंसर राइटिंग। मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस की तैयारी में सेम यही आपने आर्टिकल्स को यूज करना है, इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। एक एक पॉइंट, सेंट्रल एशिया क्या है पहले वो बताना है, फिर हम इंडिया में क्या कर रहे हैं वो बताना है, सब चीजें एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? क्लियर हुआ सबको ये वाला पूरा आर्टिकल? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल हमें हमें कहता है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री।
अभी जो है फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्री है, जो पूरा उर्वरक है हमारे, उसमें जो सब्सिडी है हमें, वो यहाँ पर 2023 में जो है वो इतनी ज्यादा करोड़ रुपए बढ़ सकती है। अब पहले तो ये बताइए, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो होते क्या हैं। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है एक ऐसे सब्सटेंस, एक ऐसे चीजें, चाहे वो कृत्रिम भी हो सकती है, चाहे वो जैविक भी हो सकती है। वो इस तरीके की एक चीज होती है जो कि हमारे एक तरीके से हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरत होती है, जैसे हम लोगों के लिए खाना जरूरी है, बिल्कुल। देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, समझिएगा सब लोग क्या, ठीक है? एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग राइस लेते हैं, हम लोग पल्सेस खाते हैं, है ना? हमें उससे जो है मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, हमें उससे प्रोटीन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अगर राइस के अंदर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ ऐड कर दिया जाए, ठीक है, जिससे हमारी राइस की जितना भी उस राइस के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, अगर वो हम ऐसा ऐड करते जिससे हमारी उस मील की जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी फुलफिल हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? फोर्टिफाइड राइस। ये नया कॉन्सेप्ट आया। वैसे ही अगर प्लांट की ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसमें अगर हम कुछ केमिकल एलिमेंट डाल देते हैं, चाहे वो नेचुरली भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट अगर हम उसमें डाल देते हैं, अगर हमें लगता है कि उसकी जरूरत है, तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स। ठीक है। इंडिया के फर्टिलाइजर्स जो है वो ज्यादातर इसमें जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, इसमें जो है यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजर्स में इनकी कमी होती है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, अ, इनको हम यहाँ पर जो है वो इनकी कमी होती है, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर हम जो है वो फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट कराते हैं। समझे बात को? क्या होता है कि ये सब चीजें हमें चाहिए, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम जो है, एनपीके चाहिए होता है, सॉइल में यही सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो क्या होता है कि हमें जो हमारे फर्टिलाइजर्स हम बना रहे हैं उसमें इस चीज की कमी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है इसके अंदर वो फर्टिलाइजर्स को जो है वो इम्पोर्ट कराने की जरूरत पड़ती है। राइट। फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है? वो सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की जो उर्वरता होती है, सॉइल की जो उसमें जो एक ग्रोथ होती है ना, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर जो मैन्योर्स होता है, जो हम कंपोस्ट को खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसको यहाँ पर इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारे बहुत ज्यादा हार्मफुल प्लांट्स होते हैं, हार्मफुल प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे हार्मफुल प्लांट्स है, जो कीटनाशक होते हैं, जो प्रॉब्लम, जो एक प्लांट की ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको भी यहाँ पर आप मार सकते हो फर्टिलाइजर्स की मदद से। ठीक है। वैसे उसके लिए अलग से आते हैं पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड, वैसे वो अलग से आते भी हैं। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ऐसा पता है कि भाई ये वाला जो पूरा एक प्लांट है इसके अंदर इस न्यूट्रिशन की कमी है, तो उस पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स वहां पे ले सकते हैं, हम एक विशिष्ट उर्वरक का चयन वहां पे कर सकते हैं। और ये जो जो भी सब फर्टिलाइजर्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये पानी में घुलन करने में होते हैं, और इसलिए ये सॉइल में भी इजिली घुल जाते हैं, और उससे क्या होता है कि प्लांट्स को ये सपोर्ट भी करते हैं। साथ ही क्रॉप की जो यील्ड होती है, क्रॉप की यील्ड क्या होती है, फसल की उपज जो होती है ना, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को यहाँ पर सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते भी हैं कि भारत की पॉपुलेशन कहाँ पहुंची हुई है, तो वही आप जानते हैं कि हमें फूड सिक्योरिटी देने की जरूरत है। तो ये है फर्टिलाइजर्स का मेन इंपॉर्टेंट काम, जिसके बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है? जो कि आप ऑर्गेनिकली, जैविक रूप से लेते हो, नेचुरल तरीके से आप लेते हो, उसमें कोई आर्टिफिशियल और उसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करते हो। जो आप यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार करते हो, आप खाद तैयार करते हो, आप पोल्ट्री, मुर्गी पालन जैसी चीजों से तैयार करते हो, वो आप ऑर्गेनिकली लेते हो। और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक यहाँ पर, जो कि सॉइल को आप जो है वो आर्टिफिशियली ऐड करने में मदद करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, एनपीके करके याद कर लो। पीके तो याद हो जाएगा, मूवी भी है ना पीके की, आमिर खान की, वहां से याद कर लो इसको। और कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि बोरोन, क्लोराइड, कॉपर, आयरन, जिंक, इनकी भी जरूरत होती है, जिसके तहत ये मतलब फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है इनकी जरूरत के हिसाब से। इंडिया जो है वो करंटली फर्टिलाइजर्स का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, क्योंकि चाइना के बाद जो है इसको यूज करने वाला, ठीक है, उपभोक्ता की बात कर रही हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात नहीं कर रही, उपभोक्ता। ठीक है। धीरे धीरे इसका जो यूज है वो ज्यादा और बढ़ता भी जा रहा है। ठीक है ना? तो ये एक यहाँ पे ये सारी चीजें फर्टिलाइजर्स के बारे में।
अगर मैं बात करूं कि फर्टिलाइजर्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी अब इंडिया के अंदर, तो देखो हमारी इंडिया में फिक्स्ड कॉस्ट है यूरिया की। जो यूरिया है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पर, वो किसके बेस पर है, 2002-03 के हिसाब से, और अब तक इसको बढ़ाया नहीं गया है। तो यहाँ पर इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और जो भी इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, जो भी हम वहाँ पे रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं, उससे इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती हैं उसके ऊपर, जिससे क्या होता है कि हमारे इंडिया तक आते आते फर्टिलाइजर्स की जो एक कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करने की जरूरत है। सब्सिडी का जो रेट होना चाहिए वो, चाहे आप डोमेस्टिक यूज करो चाहे बाहर से मंगाओ, सबका सेम होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं यहाँ पर। ठीक है ना। और क्या है कि जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक वैल्यू जो है, जो हम इंडिया में ही अब खुद से बना रहे हैं, उस पे हमें थोड़ी और छूट मिलनी चाहिए। तो वो अभी तक इंडिया में ऐसी चीजें है नहीं। साथ ही साथ जो भी सब्सिडी होती है वो कही जाती है कि कैसे की जाएगी, वीकली पेमेंट हो जाएगी। उसकी क्या पेमेंट हो जाती है, यहाँ पर साप्ताहिक भुगतान होगा, लेकिन ऐसा भुगतान यहाँ पर नहीं हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी क्या चीज होती है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आपको कैश में कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में वो चीज वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना। और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर्स यहाँ है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का, वो क्या होता है कि आज के समय में उतना उसका ढंग से ना असंतुलित रूप से प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि सॉइल में और इनफर्टिलिटी, जो कहते हैं ना कि हम सॉइल के अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसको, मतलब कि वो उसकी उपजाऊता जो होती है ना वो कम होती जा रही है। और जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो हमारा भूजल है, उसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। और इंडिया के लिए जो यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस आया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट करा है। हमारे फर्टिलाइजर्स को यहाँ पर इम्पैक्ट करा है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा डिपेंड होता था कि हमारा जो अमोनिया है, सल्फ्यूरिक है, फॉस्फोरिक है, डाई अमोनियम है, पोटाश है, ये सब की रिक्वायरमेंट्स बाहर से आती थी। पर ये सब अभी जो है इम्पैक्ट में आ गया है। और क्या हो गया है कि इंडिजीनियस जो रिसोर्सेज है, जो हमारे भारत के स्वदेशी संस्थान है, उनमें उतने, जो अभी खुद के ही हमारे संसाधन है, उसमें उतनी ज्यादा अमाउंट में अभी उपज नहीं है। ठीक है। तो हमें क्या है कि अब हम और ज्यादा यहाँ पर पोटाश के लिए डिपेंडेंट हो गए हैं। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का पोटाश को इंपोर्ट कराना काफी बड़ा यहाँ पर अब एक देश बन गया है। इसको लिख लीजिए, ये वाला 7th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा ही, या आपके जो एमसीक्यू पेपर है उसमें से सवाल बन सकता है। ठीक है। इसमें और क्या चीजें ठीक की जा सकती हैं? बजट का एक एलोकेशन किया जा सकता है, ताकि पुराने के पहले जो है, पहले के जितने भी ड्यूज चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, जो पुरानी की जितनी भी चीजें चल रही हैं, पहले तो उनको क्लियर किया जा सके। और उनके ऊपर जो टैक्सेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। जीएसटी का रेट यहाँ पर अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाश जो है, इन पे रिड्यूस किया जा सके। और ये कोशिश की जाए कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आप लोगों को वादा कर रहे हैं कि आप फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी आपको आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मिल जाएगी, वो सच में अप्लाई होनी चाहिए। वो आप कह तो रहे हो कि वो वीकली मिल जाएगी आपको, पर अभी तक मिली नहीं है लोगों को। ठीक है। हाँ, वैसे ये बात तो है, गवर्नमेंट जो किसान सम्मान निधि यहाँ पर दे रही है, 6,000 रुपए पर ईयर का जो सरकार यहाँ पर दे रही है, ये तो पहुंच रहा है। ये तो यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पहुंच रहा है। लेकिन उसके अलावा की जो ये चीजें हैं, उनको भी यहाँ पर पहुंचाने की टाइम टू टाइम जरूरत है। क्लियर हुआ? ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा हो गया आज का टॉपिक, पर आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। मैं लाइन बाय लाइन आपको सारी चीजें समझा रही हूँ। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज क्लाइमेट ट्रीटी, क्लाइमेट की ट्रीटी। ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर? जो है यहाँ पर कि जो जलवायु संधि है, जहां पर क्या होता था कि पहले लोग मनमाने ढंग से अपना काम करते थे, यहाँ पर जो है अब एक्चुअली में यहाँ पर जो है हमारी सरकार यही कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो जितने भी यहाँ पर क्लाइमेट की ट्रीटीज हो रही हैं, इन क्लाइमेट की ट्रीटीज में यहाँ पर हमें उसको ठोस रूप से अप्लाई करना है। क्योंकि क्या होता था कि यहाँ पर जितने भी क्लाइमेट से जुड़े हुए जितने भी ये जो भी ये बायलैटरल टॉक्स होती थी, जितनी भी आपस में बातचीत हुआ करती थी, उसमें कई बार जो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी जो COP27 हुआ है यहाँ पर, इजिप्ट के शर्म आल शेख जगह जो है, इजिप्ट में यहाँ पर हुआ है, उसमें क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो चेंज, यहाँ पर क्लाइमेट ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। ठीक है ना। क्या हो क्या रहा है अभी यहाँ पर, ये समझेंगे। हमारे जो सिटीजन्स है ना, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं इसमें बात कर रही हूँ कि जो भी डेवलप्ड नेशंस है, ठीक है, या फिर डेवलपिंग नेशंस है,
उनको ये चीज समझ नहीं आ रही है यहाँ पर कि जो हमारा अर्बन लाइफस्टाइल, हमारा जो शहरी जीवन शैली हो चुकी है, हमारा जो शहर का जो यहाँ पे जीवन शैली हो गई, उसमें से ये आपको नहीं पता चल रहा है कि जितना जो मैक्सिमम CO2 का यहाँ पर हवा में जाने का एक एमिशन होता है, जैसे हम कार्बन एमिशन भी कहते हैं, ये कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? उनकी खुद की डाइट, उनके ट्रांसपोर्ट, उनका पेट्रोल, उनका कम्युनिकेशन, उनके रेसिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर्स के थ्रू आता है। तो यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन को तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे शहरीकरण को तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये देखा नहीं जा रहा है कि जो विकासशील देश है, जो उनकी आबादी बढ़ रही है, वो शहरीकरण की तरफ बढ़ती जा रही है। तो वहां पर जो भी जनसंख्या रहती है, उनको फॉसिल फ्यूल्स की भी जरूरत है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। यहाँ पर नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर सीमेंट की जरूरत, क्योंकि अब देखो शहरीकरण बढ़ेगा, घर बनेंगे तो सीमेंट की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, स्टील की जरूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज को ये जरूरत है। ठीक है। और उनकी अर्बनाइजेशन को तो यहाँ पे सरकार जो है, या फिर क्लाइमेट की जितनी भी ट्रीटीज होती है, उसको तो देखती ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी चीज याद रखिएगा, यहाँ पर अफोर्ड भी नहीं किया जाता है नई टेक्नोलॉजी को। यहाँ पर वो जो लोग हैं अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो क्लाइमेट ट्रीटीज जितनी भी साइन यहाँ पर हो रही है, उसका यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, हमें CO2 का जो यहाँ पर बढ़ रहा है एमिशन, उसको कंट्रोल करना है। दूसरा एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? मानव रहित हस्तक्षेप, जो चाहे वो कीटनाशक के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जो है मानव का यहाँ पर जो हस्तक्षेप होता है, उसको रोकना होगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जानते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इसका अर्थ होता है कि आपने आज के समय की जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो इस प्रकार से करनी है कि आगे आने वाली जनरेशन को कोई भी जो संसाधन है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे आने वाली जनरेशन को बहुत सारे संसाधनों की कमी होने लग जाए। साथ ही साथ जो हमारा पेरिस अग्रीमेंट 2015 में ये डिसाइड किया गया था कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो सबसे पहले जो समस्या आएगी ना, वो हीट वेव्स की। हीट वेव्स मतलब कि जो गर्मी के लहरें उठेंगी, गर्मी के थपेड़े होंगे, वो जो है सबसे ज्यादा, ऐसा कहा गया है कि इंडिया पर होने वाले हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वो सबसे पहला इंडिया पर पड़ेगा। IPCC, ठीक है, जो 2018 में उसने भी ये बोला था कि 2050 तक आपको जीरो करना होगा। इंडिया ने जो है पंचामृत COP26 में ग्लासगो में भारत के जो है हमारे प्रधानमंत्री ये वादा करके आए हैं कि 2070 तक आते आते इंडिया जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंच जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब आपकी इस क्लाइमेट ट्रीटी में आती है कि हमें ये सारी चीजें करनी है। लेकिन ये चीज तो बताया नहीं ना, ये जबरदस्ती यहाँ पर इंडिया और चाइना के ऊपर बर्डन डाल दिया है। ये बताया कि भाई क्लाइमेट की प्रॉब्लम आज से नहीं है, ये बहुत ज्यादा पुरानी चल रही है। ठीक है, ऐसा कह दिया गया कि सबसे ज्यादा जो बर्डन जो क्लाइमेट का प्रॉब्लम आता है वो चाइना और इंडिया से आता है, USA से आता है। ठीक है, ये देख रहे कि भाई पुरानी चीजें चलती आ रही, पॉपुलेशन का भी एक वजह है यहाँ पर। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, क्योंकि चाइना को तो डेवलपिंग कंट्री माना जाता है ना अभी तक UN द्वारा। वेस्टफुल यूज ऑफ एनर्जी है, कोई यहाँ पर सार्वजनिक वित्त का उपयोग में नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि $100 बिलियन जो है वो पेरिस अग्रीमेंट में बोले गए थे, पर उसको यूज नहीं किया गया है। क्लाइमेट के ऊपर जो लॉन्ग चीजें हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो COP27 में भी काफी नई नई ऐसी चीजें आई हैं, जो ऐसे पता लगता है कि उस समय मतलब उस COP27 में भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो गलत रूप में दिखाई गई है। ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा पेरिस का क्लाइमेट अग्रीमेंट, पूरा आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है। पेरिस अग्रीमेंट और क्लाइमेट में ये सारी चीजें, ठीक है ना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, टेक्नोटेक्स 2023, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये डिसाइड हुआ है कि टेक्नोटेक्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि किसके ऊपर होगा? ये होगा टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ऊपर, मुंबई में ऑर्गेनाइज होगा अगले आने वाले साल में। टेक्नोटेक्स 2023 यहाँ पर क्या चीज लेके आएगा? आप स्टार्टअप लेके आएंगे, किस चीज के ऊपर? आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टार्टअप को यहाँ पर प्रमोट करेंगे। अभी तक हम बहुत सारी चीजों में स्टार्टअप कर रहे हैं, हम हेल्थ एंड फिटनेस में कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन में कर रहे हैं, हम एजुकेशन में कर रहे हैं, हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम यहाँ पर रॉकेट बनाने में, बहुत सारी चीजों में कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर अब क्या कर रही है कि टेक्निकल चीजों में हम टेक्सटाइल्स को भी लेके आएंगे। हम यहाँ पर PLI स्कीम्स भी लिखे, HSN कोड्स, ये सब चीजें यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लेकर के आ चुकी है सरकार। HSN कोड क्या चीज है? HSN कोड जो है ना, वो हर एक के लिए लेकर के आया गया, नॉट ओनली फॉर टेक्सटाइल्स, बहुत ज्यादा लाया गया है।
5,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए 6 डिजिट का कोड लेकर के आया गया, जो पूरे वर्ल्ड में वो कोड अप्लाई होगा। HSN कोड, ये गुड्स के लिए होगा, ठीक है। गुड्स के लिए एक HSN कोड होगा जो कि 8 डिजिट तक जा सकता है। फिलहाल ये 6 डिजिट का है, पर ये 8 डिजिट तक यहाँ पर एक HSN कोड यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। इंडिया अब नहीं अलाउ करता है कि आप इंपोर्ट करो विदाउट HSN कोड। क्या होता है कि आप HSN कोड एक होगा तो उससे आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो बाहर के देशों में एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एक अलग सा कोड है ये हमारे जो है, मैं बेसिकली कह सकती हूँ, जैसे हम कहते हैं ना उसके लिए, हमारा जो, जैसे अब मैं कहूँ पोटाशियम है, पोटाशियम का जो है वो आयुपैक जो है नॉमेनक्लेचर, आयुपैक क्या है, के, है ना। सोडियम को हम किस नाम से पहचानते हैं, Na। तो वो प्रोडक्ट, चाहे सोडियम है पोटाशियम है, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ इसी नाम से जाना जाएगा। सोडियम का सिंबल Na ही रहेगा, पोटाशियम का के ही रहेगा, फॉस्फोरस का पी ही रहेगा, कैल्शियम का Ca ही रहेगा, गोल्ड का Ag ही रहेगा। तो ऐसे ही ये भी एक HSN कोड है, जो कि क्या है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर गुड्स। जितने भी सामान है उनकी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की भाषा के रूप में ही HSN कोड आया है। तो ये सरकार ने ऑलरेडी किया भी हुआ है। समझ गए बात को। तो और सरकार ने साथ ही साथ जो है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन, इसको भी लॉन्च किया है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो होते हैं जिसमें क्या किया जाएगा, जितने भी प्रोडक्ट होंगे, टेक्सटाइल मटेरियल्स होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, उसको आप टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके कुछ ना कुछ काम करने लायक उसकी चीजें होंगी, वो टेक्सटाइल बहुत ज्यादा यूज में आएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक आपने सजा लिया उसको, ठीक है, लगा दिया, एस्थेटिक हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल होगा, उसका इस्तेमाल टेक्निकल परफॉर्मेंस और उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर देखा जाएगा, ना कि सिर्फ उसके सौंदर्य के ऊपर, उसके ब्यूटी को ना देखा जाए, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जिसका अलग अलग यहाँ पर डिवाइड किया गया है बहुत सारे में। एग्रोटेक जो एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते हैं, जियोटेक, मेडिटेक, होम टेक, स्पोर्ट्स टेक, इकोटेक, इंडोटेक, बहुत सारे अलग अलग जगह पे इसको इस्तेमाल किया गया है। ये क्या होगा, एक एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की मदद भी यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन भी यहाँ पर इसी के तहत लॉन्च किया गया था, जिसमें हम जो है वो इस सेक्टर को, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के सेक्टर को अलग तरीके से पहचान देंगे। पढ़ो यहाँ पर सारी चीजें, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया था ताकि इंडिया में इनकी ग्रोथ बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ इंडिया जो है इसके अंदर एक पोजीशन ला सके। अभी इंडिया की इसमें बहुत बड़ी पोजीशन तो है नहीं अभी, तो इंडिया की पोजीशन यहाँ पर एक बढ़िया रूप में लेके आ सके, जिसमें हम पूरा रिसर्च करें, इनोवेशन करें, डेवलपमेंट करें, प्रमोट करें, एक्सपोर्ट करें, उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दे, एजुकेशन दे, स्किल्स डेवलप करें। जो कि 4 साल के लिए बनाया गया था यहाँ पर, जिसका पूरा जो एक पैसा है वो 1,480 करोड़ रुपए के रूप में सैंक्शन किया गया है। तो ये है आपका पूरा एक तरीके से एक पूरा प्लान जो इन्होंने तैयार किया है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ऊपर। और हम ये सोच रहे हैं कि अब टेक्निकल टेक्सटाइल की जो मार्केट है वो 40 से 50 बिलियन डॉलर्स के रूप में और ज्यादा बढ़ने को तैयार है। तो ये है आपका पूरा आर्टिकल रिलेटेड टू नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जो कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करे, क्योंकि अभी से अगली बार जो है वो इसके लिए एक समिट भी होने वाला है। तो ये आपके जो है एग्जाम में वो है पूरा एक प्रीलिम्स के रूप में। प्रीलिम्स का मतलब मेरा है MCQ बेस्ड, जो हमारे एग्जाम है उसमें से पूछा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसी में से आ सकते हैं सवाल। बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या चीज होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा हमारे मिनिस्टर ने कहा है कि ये वाले प्रोग्राम से फायदा मिला है, तो हमें ये प्रोग्राम पढ़ना है। हमें ये समझना है कि ये सबसे पहले ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है। पहले तो आपको हॉर्टिकल्चर का यहाँ पर मीनिंग समझना होगा। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर का जो एक ये प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम आया है, ये आपस में क्या बात करता है। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक टारगेट करेगा हॉर्टिकल्चर के ऊपर ही। ये हॉर्टिकल्चर के ऊपर टारगेट करके उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो ये मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कोकोनट, इन सबको बढ़ावा देने की कोशिश होगी, ठीक है ना। यूनियन मिनिस्ट्री इसको प्रिपेयर किया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, जिसको द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसको डेवलप करेगा, जिसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम
जो भी टारगेट, जो भी हमने क्रॉप्स यहाँ पर डिसाइड करी है, उनको 20% से उनको बढ़ाना है और उन्हीं के ऊपर ब्रांड्स को यहाँ पर प्रमोट करना है। उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर बढ़ा सके और उनकी इनकम भी फार्मर्स की यहाँ पर बढ़ा सके, ताकि ये चीज बढ़ेगी तो इनकम भी फार्मर्स की बढ़ेगी, है ना। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। समझिए इस चीज को पूरे को, ये पूरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इससे हम क्या करेंगे, पहले की प्रोडक्शन, बाद की प्रोडक्शन, और जितना भी हार्वेस्ट को हमें मैनेज करना है, वैल्यू एडिशन देखनी है, मार्केटिंग देखनी है, वो सब यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पर भारत की सरकार ने अभी 55 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई भी कर लिया है और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है ऑलरेडी। कहाँ पर बेसिकली इसको ज्यादातर तो है नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किया है, हमारी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो स्टेट कब बनी है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक पहले यूटी के नाम से थी, इसका नाम भी कुछ और था। अब इसका नाम कैसे चेंज हुआ है, कब चेंज हुआ है, इसका नाम जो है वो 1987 में, पहले नाम क्या हुआ करता था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, है ना। फिर मणिपुर में भी इम्प्लीमेंट हो गया है ये, वेस्ट बंगाल में भी हो गया है, उत्तराखंड में भी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 55 क्लॉप्स को यहाँ पर जो है वो देखा गया है। इसका फर्स्ट फेज में यहीं तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें यही पूरी सपोर्ट भी करेंगे, असिस्टेंस भी देने वाले हैं। रीड कर लो यहाँ पर आप, इनको कैसे पहले देखना है, इनकी बाद की प्रोडक्शन क्या होगी, इनकी इनकी पैकिंग कैसे होगी, इनको ब्रांड कैसे करना है, इनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, सब कुछ सिखाया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जो इसमें हर चीज जो है यहाँ पे सिखाई जाएगी, सारे इश्यूज को कवर अप किया जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा ना, इसका आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी, जो आपकी मल्टी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी यहाँ पर सरकार यहाँ पे करेगी। पूरा बोर्ड है ना, वही इसको पूरी एक्टिविटी को नजर में रखने वाला है। और यह साथ में पूरा मतलब इसको पूरे इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाएगा, जिससे करीब 10 लाख फार्मर्स को यहाँ पर फायदा भी होने वाला है। और पूरा जो पैसा होगा वो यहाँ पर जो है वो सेंटर यहाँ पर जो है उसको पूरा देने वाली। क्यों, क्योंकि ये जो पूरी स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो खर्चा होगा वो सरकार ही देगी। सेंट्रल स्पॉन्सर होती तो स्टेट और सरकार दोनों मिलके करते, है ना, सेंटर और स्टेट करते, पर अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्रॉप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। जितना भी हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोकोनट, इस तरीके के जितने भी हॉर्टिकल्चर में चीजें आती हैं, ठीक है। हमारा जो भारत है ना, वो आप देखो तो मैंगो के अंदर, बनाना में, ठीक है, आम हो गए, केले हो गए, सपोटा हो गए, ठीक है, पोमीग्रांट हो गए, ये सब चीजों में टॉप करता है। अगर मैं स्पेसिफिक स्टेट की बात करूं, तो स्पेसिफिक स्टेट के पूरे काम में सबसे ज्यादा जो टॉप करता है वो कौन करता है यहाँ पर, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेजिटेबल्स की मैं बात करूं स्पेसिफिकली, सिर्फ वेजिटेबल्स की, तो वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी टॉप करते हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं फ्रूट के लेवल पर, तो फ्रूट के लेवल पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, ये सब टॉप करते हैं। तो सरकार को यहाँ पर बहुत ज्यादा इसी में इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। और आपके 2018 में भी यूपीएससी ने मेंस के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें क्वेश्चन ये था कि नेशनल हॉर्टिकल्चर जो प्रोग्राम है यहाँ पर उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ इनकम, फार्मर्स की इनकम इससे कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो ये सब आपको बताना है। जितना भी मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए एक्सप्लेन किया है, पूरा का पूरा सेम उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जो है इससे बेनिफिट होगा, इससे ऐसे होगा, पूरी चीजें आपको बतानी है। जो मैंने यहाँ पर बताया इस पूरे प्लान के बारे में वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, इंक्लूडिंग ये पॉइंट्स भी जो मैं आप यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ये सारी चीजें ये छोड़नी नहीं है आपको, ये भी आपने एग्जाम में नोट करनी है। समझ रहे हो सब लोग। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो कैसे सरकार को अभी तक फायदा, हमारे फार्मर्स को पहुंचा पाया, किस तरीके से फायदा पहुंचा पाया है। तो ये है आपका पूरा आर्टिकल। आज के पूरे लेक्चर में आई होप सब लोगों को सारे के सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये है आपका पूरा तरीका लिखने का। चलिए, जैसे कि हमेशा हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वैसे ही आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने जल्लीकट्टू। जलीकट्टू क्वेश्चन है कि जलीकट्टू जो है वो क्या होता है। ये एक इवेंट होता है, 2000 साल पुराना इवेंट है। कहाँ पे होता है, क्या करते हैं इसके अंदर, वही आपको बताना है। जलीकट्टू एक स्पोर्ट्स है, एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, जो कि बुल ओनर्स, जितने भी सांड होते हैं उनके मालिकों के बीच में करवाया जाता है। और इसको जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल, अलग अलग नामों से इनको
जाना जाता है? जलीकट्टू। ये जो है ऐसा नहीं कि ये यही लिखा है, ये बहुत पुराने पुराने जो टेक्स्ट है ना वहां पे भी लिखा हुआ है। ये जो तमिल संगम एज थी ना वहां से ये चीज चलती आ रही है। इसके अलग अलग नाम वहां पे दिए गए हैं। कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? मदुरई, तिरुचिरापल्ली, पट्टुकोट्टाई, डिंडीगुल। ये हर जगह होता है। डिंडीगुल आपने एक और जगह पढ़ा था, याद आ रहा है? डिंडीगुल में जो है वो स्लेंडर लॉरिस के लिए जो है वो कंजर्वेशन सेंटर ओपन किया गया। ये मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स में पहले भी कवर अप करवाया है। तो डिंडीगुल से याद आ रहा है कुछ पढ़ा हुआ है वहां पर आपने? इसमें एक वायलेंट स्पोर्ट होता है जिसमें प्राइज भी दिया जाता है, जो कि पोंगल के समय सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन सही लिखी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बता दूं आपको एक्स्ट्रा, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू को बैन कर दिया था, क्योंकि वहां पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पीटा और हमारी एनिमल वेलफेयर बोर्ड, उन्होंने इस चीज के ऊपर यहाँ पर नाराजगी जताई थी कि ये एक काम जो है वो गलत तरीके से एनिमल्स को ट्रीट करने का है, तो ये एक बैन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन भी किया था। लेकिन वही है, वहां के लोगों का ऐसा कहना है कि जल्लीकट्टू जो है वो हमारे लिए एक कल्चरल प्राइड है, ये हमारे हमारे स्टेट के लिए एक एंशिएंट स्पोर्ट है, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, है ना? तो ये एक इसी के लिए है। बस ये है कि वायलेंट होता है तो ये गलत है। इसमें जो बुल होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, और ये बुल जो है यहाँ पर उनको बेसिकली उनको उनको परेशानी भी होती है, उनको इनको यहाँ पर जो है वो एक इंजरी भी यहाँ पर हो सकती है। और यही हमारी सरकार की जिम्मेदारी कि उनको रोकना है यहाँ पर। ठीक है ना? तो वही है ये पूरा आर्टिकल, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू काफी फेमस है, आप लोग बिल्कुल इसको पढ़िएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन एक्चुअली अभी ही न्यूज में था, इसलिए मैंने इसको ऐड करा है। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन अभी रिसेंटली ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, सुना है ना ट्राई सबने? ट्राई ने रिसेंटली इसको यहाँ पर लेके आया है, इसको नाम रखा है इन्होंने स्नैप, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। इससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पर ट्रू कॉलर और भारत कॉलर आईडी जैसे होती है ना, आपको हमें ट्रू कॉलर पे हमें पता चल जाता है, अगर आपके पास ट्रू कॉलर है आपको पता होगा कि स्पैम कॉल कौन सी है, फ्रॉड कॉल कौन सी है, रोबो कॉल कौन सी है, उसमें लिखा आ जाता है ना। उसमें आपको कोई कॉल आया तो आपको वहां लिखा आ जाता है लाइकली स्पैम, लाइकली फ्रॉड, लाइकली सेल्स, है ना? ठीक है ना, आता है ना? तो वही है, यही एक नया पर्पस होगा कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन के नाम से, जिसका ये पता चलेगा कि जो भी टेलीफोन आपको आ रहा है, कॉल आ रहा है आपको, वो आपको बताएगा कि भाई ये स्पैम है, ये फ्रॉड है, ये किस चीज के लिए कॉल है। ठीक है, ये आपको बता देगा यहाँ पर, जैसे ट्रू कॉलर बताता है। ट्रू कॉलर भी यहाँ पर इस तरीके से ही काम करता है, ये भी आपको यहाँ पर बताएगा। ठीक है ना? बस ये कि ट्रू कॉलर जो है आपको आपका नाम भी दिखा देता है वहां पर ना, नाम तक दिखा देता है, नेम शो कर लेता है। लेकिन ये आपको शायद राइट टू प्राइवेसी अभी रखेगा इसके अंदर। ठीक है ना? तो बस एक आइडेंटिटी दिखाएगा कि भाई एक बार आपको पता चल जाए कि ये सही है कॉल या नहीं है, बस ये उस चीज के लिए काम करेगा। तो ये सरकार का खुद का या फिर ट्राई का खुद का एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है ना? तो ये जो है आपका पूरा यहाँ पर आपका आर्टिकल है। इसका आंसर है यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर जो है वो सी होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर इनकरेक्ट डाला है। करेक्ट पूछता तो ऑल, करेक्ट पूछता तो ऑल, लेकिन ये चारों ही करेक्ट स्टेटमेंट लिखे, तो इनकरेक्ट तो कोई है ही नहीं इसके अंदर। समझ गए बात को? तो ये था हमारे आज का पूरा आर्टिकल, प्लस हमारी ये सारी चीजें। आई नो आज का जो पूरा लेक्चर है वो काफी लेंदी हो गया है, पर आज के इस लेक्चर में जरूरत थी पूरे लेंदी करके समझाने की, तो इसलिए मैंने काफी लेंदी वे में आपको पूरा ये लेक्चर समझाया है। इसलिए सब लोग इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे इसके सारे पॉइंट्स, सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके लिखिए। जितना भी मैंने क्लास में बताया है जो है वो आप पूरा पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? ये आपके सारे के सारे एग्जाम्स, चाहे आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कोई भी आरओ एआरओ या कोई भी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स इन दिस लाइक इस पूरी से। ठीक है? इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनने के लिए, समझने के लिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर टॉपिक, आगे की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।